चलो, दिल में जिगर आंख में ज्वाला भी चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में चाहिए, उबाल चाहिए। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, निज पूर्वजों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा। भारत एक असीम अस्मिताओं वाला एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी गौरव की लाज की संरक्षण हेतु भारत माता के न जाने कितने ही वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और इन सारे वीरों ने एक ऐसी कहानी लिखी है जो कि स्वर्णिम इतिहास से याद रखी जाएगी। आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसे व्यक्ति के साथ समक्ष जो कि आपको एक ऐसी वीर गाथा से प्रेरित करेंगे जो कि आप हमेशा याद रखेंगे। एक ऐसे वीर जिन्होंने 19 साल की उम्र में जिनको परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक ऐसे वीर जिन्होंने अपनी छाती पे 17 गोलियां खाते हुए भारत को कारगिल वॉर में विजेता घोषित किया। जिन्होंने टाइगर हिल पे अपनी साहस के कारण अपने देश का परचम लहराया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों हम सिर्फ इन 3 दिनों पे ही अपने देश को याद करते हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। क्या सिर्फ इन्हीं 3 दिनों पे हमें अपने देश की याद आती है? आप बताइए मुझे कि आपने अपने देश के लिए आखिरी बार कब सोचा था? आपने अपने देश के विकास हेतु कब कोई काम किया था? आप बताइए मुझे इस बात को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये देश हमारा है और हमें इसका ख्याल रखना है। आप मेरे साथ बने रहिए द वॉचमैन न्यूज़ के साथ। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारा पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है पूरे हर्षोल्लास के साथ। द वॉचमैन न्यूज़, जिसका एक नया शो डी टॉक्स, हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कारगिल वॉर हीरो। एक ऐसे वॉर हीरो जिन्होंने अपनी छाती पर 17 गोलियां खाई हैं इस भारत माता के लिए। हम वेलकम करते हैं सूबेदार मेजर श्री योगेंद्र सिंह यादव का। हेलो सर, वेलकम सर, नमस्ते सर, प्लीज हैव अ सीट। मैं अभी थोड़ा सा नर्वस हूँ आपके सामने, थोड़ा बैठा हुआ। मैं आपको सर क्या बुला सकता हूँ? सर, सूबेदार मेजर, आप ऑनररी कैप्टन भी हैं, आप इतनी हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं एंड आज आपने हमारे लिए समय निकाला हमसे मिलने के लिए, हमारी टीम से मिलने के लिए। सो सर, आई एम लाइक रियली वेरी नर्वस। नर्वस नहीं होना। ओके। देश का यूथ नर्वस होगा तो फिर किसे काम चलेगा। अच्छा, ठीक है, तो मैं आपको सर ही बुलाता हूँ। एंड सो सर, स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। सो सर, 19 साल की उम्र में आपने इतना बड़ा अवार्ड से आप सम्मानित किए गए, सर आपको कैसा लगता है? एक अपने आप पे फक्र महसूस होता है कि मैं इस देश की मिट्टी का बेटा हूँ और मुझे मौका मिला, इस धरती ने जो है, इस माँ भारती ने मौका दिया कि मैं अल्प आयु में ही देश की रक्षा और सुरक्षा की खातिर देश का सैनिक बना और मुझे कारगिल का युद्ध लड़ने का मौका मिला। कारगिल के युद्ध के दौरान अपनी जो ड्यूटीज हमें मिली थी, जो हमारे दायित्व थे, जो कर्तव्य थे, उसको निष्ठा से, ईमानदारी से, वफादारी के साथ निर्वाह किया। बस इसकी बहुत खुशी है सर। मुझे सर ये समझ में नहीं आता कि आज 19 साल का एक नौजवान जो कि उसको पता नहीं है कि उसको जिंदगी में करना क्या है। वो टिकटॉक चलाता है, वो दारू के नशे में रहता है, वो स्मोक करता है, वो सारी वो चीज़ें करता है, उसको पता ही नहीं है कि उसका पैशन क्या है।
वो देश तो सबसे एंड में आता है उसके लिए, वो पहले अपने ब्रेकअप से निकल जाए, अपनी जिंदगी से निकल जाए। सर आप 19 साल की उम्र में आप परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए, आप 16 साल 5वें महीने में आपने आर्मी ज्वाइन करी। सर कहाँ से आया इतना जज्बा? हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि ये पूरा यूथ ऐसा है, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है जी सर। तो इनमें भी 4 भिन्नताएं हैं। तो वैसे ही हमारा यूथ के अंदर भी अलग अलग सोच के जो है लोग हैं जी। और ये सोच कहाँ से पैदा होती है? ये सोच पैदा होती है परिवार से जी। स्कूल से, बाहर के इन्वायरमेंट से, और जैसे जैसे उसको उसके जो संगी साथी हैं जो उसको बताते हैं समझाते हैं, वही उसकी एक सोच बनती हुई चली जाती है। जी। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता बहुत पुरानी है। जो परिवार एक बच्चे का फर्स्ट स्कूल होता है और वो माता पिता उसके टीचर होते हैं। जी। तो बच्चा जिस तरह से अपने घर के माहौल को देखता है, अपने माँ बाप को देखता है करता हुआ, वैसा ही वो सीखता है। फिर स्कूल में उसको किताबों के माध्यम से कुछ ज्ञान दिया जाता है। उस ज्ञान की जब वो उपलब्धि होती उसको होती है तो उसके एक नए विचार सोच बनते हुए चले जाते हैं। जी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अंदर का जो हमारा ज्ञान है उसको पहचानें, क्योंकि ऑल टीचर्स, ऑल जो बुक्स हैं, हमें क्या बाहर से हमें सिर्फ एक प्रकाश देते हैं ताकि हम अंदर वाले प्रकाश को पहचान सकें और उससे हम प्रकाशित हो जाएं, वो ज्ञान हमारा बाहर निकल करके आए। जी। तो ये जब ज्ञान उसको मिलता है तो उसी ज्ञान की बदौलत उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो है बढ़ते हुए चले जाते हैं। और हमारे देश के ही वो ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा की खातिर 21 साल के अंदर अपनी फांसी हंसते हंसते फांसी के फंदों को भी गले से चूमा है, माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। जी। तो वो माहौल है, वो उनको मिली हुई शिक्षा है, वो उसके माता पिता और दोस्तों का जो संगी थे उनके जो है बताए हुए तौर तरीके थे जिससे उनकी एक सोच डेवलप हुई और उन्होंने उस सोच के ऊपर अपने जीवन के पथ को अपना जो है चले हैं। और ज़रूरी है कि जब देश की रक्षा और सुरक्षा के जीवन के पथ के ऊपर आप चलते हैं तो कठिन तो होता है। जी सर। और कठिनाई ही, संघर्ष ही व्यक्ति को महान बनाता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितनी बड़ी कठिनाइयाँ हम जीवन में पाएंगे, हम उतने ही स्ट्रॉन्ग, उतने ही बलशाली, उतने ही हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा कर पाते हैं। जी। तो हमारे क्योंकि जहाँ हम पैदा हुए हैं वो मिट्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। जी। और हर एक इंसान के लिए सर्वोपरि है। कहते हैं 5 तत्वों से इंसान का बनता है। हाँ जी। ना? हाँ जी। तो उसमें एक मिट्टी भी है। मिट्टी भी है। तो जो जिस बच्चे ने अपनी इस मिट्टी की खातिर इस मिट्टी को, इस जमीन को, इस राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा है, तो इस मिट्टी ने भी, इस राष्ट्र ने भी उसको सर्वप्रथम किया रखा है। राइट सर। सर मैं अपने यूथ को बताना चाहूँगा कि वो शायद सर 3 या 4 जुलाई की रात थी 1999, और सर ने फैसला लिया कि सर लीड करेंगे। एंड मैं मतलब सोच भी नहीं सकता, हमारा यूथ आज छोटे से दर्द में कांपने लगता है। सर आपने 17 बुलेट्स ली और आपने ऊपर जाके आपने ग्रेनेड फायर करा एनिमी बंकर्स में, पीछे से आपने अपनी टीम को सपोर्ट दिया है ताकि आपकी पीछे से टीम को सपोर्ट मिले, और आपने इतनी अच्छी शानदार लीडरशिप निभाई। सर क्या आप हम सबको एक बार उस मंजर में दोबारा एक बार ले जा सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल। जो है क्योंकि मैं सेना का एक सैनिक रहा, और सैनिक की जो ट्रेनिंग है, जो इन्वायरमेंट है, जो लीडरशिप है, जी सर, जो कार्यशैली है, वो एक नया जुनून पैदा करती है। तो मैं ट्रेनिंग करके गया ही था अपने साथियों के साथ, वहाँ पर 1-1.5 साल
कश्मीर वैली के अंदर काम भी किया था, तो वहाँ की भी थोड़ी काम की जानकारी थी। और जितनी जानकारी हमें मिलती रहती है उतने ही हम अपने कार्यों को करने के लिए कुशलता हमारे अंदर आती रहती है। जी सर। तो जब ये टाइगर हिल का हमें टास्क मिला हमारी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स को, तो हमारी घातक प्लेटून थी जी जिसका टीम लीडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। तो हमने उस बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, 16,500 फीट, लगभग 17,000 फुट की ही वो हाइट्स, जिस पर बर्फ़ ही बर्फ़, ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से दुश्मन की भारी गोलाबारी, जी इन सब के बीच अपनी उस चोटी को फतेह करना। इसके लिए हमने प्लानिंग की कि किस तरह से इस पहाड़ी के ऊपर सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो प्लानिंग के दौरान हमने एक जवान को एक टास्क मिला कि किस तरह से हमें अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना है। जी क्योंकि जब टीम का हर सदस्य अपनी जिम्मेवारी को निभाता है तभी टीम अपने कार्यों को सक्सेसफुल कर सकती है। तो मैं भी एक उस टीम का हिस्सा था और बड़े गर्व से मैं कहता हूं कि मैं उस टीम का सबसे जूनियर सिपाही था जी जो मुझे वो मौका मिला। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये आती कहाँ से हैं ताकतें? ये आती हैं कि आप जो आपका अवचेतन मस्तिष्क है, अवचेतन मस्तिष्क के अंदर आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को करना चाहते हैं, जी उसका एक आप चित्र छापिए, तो वो मेंटल पिक्चर बन जाती है। उस मेंटल पिक्चर के आधार के ऊपर आपके अंदर वो गुण बनने लगते हैं। आपको उस तरह की कार्रवाइयों में अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगता है। तो मैं तो बचपन से देखता आता था ये सपने की जो है मुझे सेना में जाना है, युद्ध लड़ना है, और आज वो मौका मुझे मिल रहा था। हम चले पहाड़ी पर फतेह करने के लिए उस पहाड़ी, तो दिन में तो चल नहीं सकते थे क्योंकि दुश्मन दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकता था। इसलिए रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में रहते थे, फिर रात भर चलते थे। तो इस प्रकार से हमने 2 रात और 1 दिन जी उस पहाड़ी पे चढ़ाई चढ़ी। और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद वो कल की ही तो बात है। जी मुझे याद है कि जब सुबह का वक्त था, रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे, तो दुश्मन ने दोनों तरफ से इस प्रकार से फायरिंग खोल दी। जी हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर पहुंच पाए। ऊपर चढ़े तो 8-10 मीटर का प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध गोलाबारी किया, फायरिंग किया, तो उसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक थे, उनको हमने मार दिया। फर्स्ट लाइट हो चुकी थी और हम टाइगर हिल टॉप के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके। 50-60 मीटर वहां से टॉप रहा था। जी तो जब हमारा उनका मुठभेड़ चल रहा था, फायरिंग चल रहा था, टॉप पर बैठे हुए दुश्मन ने भी देखा कि हिंदुस्तान की फौज बहुत नजदीक आ गई है, इसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने भी ऊपर से आधाधुंध गोलाबारी शुरू करी। तो इतना जबरदस्त गोलाबारी था कि हम जहां पर थे वहीं पर हमें रुकना ही पड़ा। हम विवश हुए। जी फिर अपनी नई रणनीति, नई प्लानिंग शुरू किया कि किस तरह से हम इस टास्क को अंजाम देंगे, इस कार्य को जो है पूर्ण कर पाएंगे। तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उनकी गोलाबारी की वजह से। तो हमने भी इधर से फायरिंग शुरू किया जी और हमारा लगभग 5 घंटे तक उसी जगह से फायरिंग चलता रहा। उन्होंने भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया, तो हमने भी उनको 1 इंच नीचे नहीं उतरने दिया। जी उनकी लगभग 150 की स्ट्रेंथ थी, हम केवल 7। तो धीरे धीरे जब इतनी देर तक आप जो है एक जगह से लड़ते रहोगे, पीछे से आपको कोई सपोर्ट नहीं होगा, तो जो आपके पास रसद है, जो आपके पास अम्युनिशंस है, जो साधन है, उनकी कमी तो होगी। तो जब हमने देखा कि अब हमारे पास अम्युनिशन की कमी हो रही है और फिर अगर ख़त्म भी हो गया तो फिर हम बहुत देर तक दुश्मन से नहीं लड़ पाएंगे। जी तो प्लानिंग किया कि किस प्रकार से दुश्मन को हम पत्थरों से बाहर निकालें, वो नज़दीक आए,
हम उनको मारे, उनका हथियार ले। जी तो हमने उसी तरह से प्लानिंग किया कि हम ऐसे करते हैं, अभी जब दुश्मन का जब फायर स्टार्ट होगा तो अपना फायर बंद करेंगे, ताकि इनको ये एहसास दिला दें कि इनका मिशन ख़त्म हो गया और इनके या तो इनका मिशन या ये मर गए हैं। जी तो जैसे ही उनके ऊपर से आर्टिलरी, उनकी मोटर्स का फायरिंग शुरू हुआ, हमने उसमें फायर बंद कर दिया। उससे पहले हम बहुत ज़ोर ज़ोर से हमने चिल्लाए थे। तो 20-25 मिनट तक जब हमने हमारी तरफ से कोई फायर हुआ ही नहीं, जी तो उनको लगा कि शायद इनके जो है बंदे मारे गए हैं या इनका मिशन समाप्त हो गया। तो 20-25 मिनट के बाद सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर से दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। तो 10-12 पाकिस्तान के जवान निकल करके आए जी ये देखने के लिए कि हिंदुस्तान के जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे हैं या मर गए। तो हम देख रहे थे उनको आते हुए। तो जैसे वो बिल्कुल हमारे नज़दीक आए तो हम अलग अलग पत्थरों के पास ऐसे बैठे हुए थे, अपने आप को छुपाए हुए। तो एक साथ अचानक से हमने उनके ऊपर फायर खोला जी और पल भर में ही उनमें से एक तो बचा हो गया, उनके सारे बंदों को मौत के घाट उतार दिया। अब हमारे पास उनका वेपन उठा लिया, उन्हीं का अम्यूनिशन ले लिया। अब लड़ने के लिए हमारे पास संसाधन हो गया। जी लेकिन जो 1-2 बचा था, उन्होंने जाकर के अपने ऊपर कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8 या 10 ही जवान हैं। जी विदिन 30 मिनट हमें फायरिंग संभलने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। जी दोबारा से फायरिंग शुरू हो गई हम्म, और 35 से 40 पाकिस्तान के जवान हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए। और आप 7 लोग थे। हम केवल 7 जवान। बस जब वो आए नज़दीक तो वो मंजर कि एक एक करके हमारा सैनिक अपने दायित्व के उस बेला पर अपने प्राणों को न्यौछावर करता हुआ चला जाए। मैं देखा वो मंजर के किस तरह से एक जवान, एक हिंदुस्तान का सैनिक माँ भारती के लिए अपने रूह का हर एक कतरा बहा रहा था। मैं तो बहुत छोटा सा जवान, 19 साल की अवस्था, 2.5 साल की सर्विस, कभी कल्पना भी नहीं की थी, सिर्फ किताबों में पढ़ कर के बड़े हो रहे थे कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कैसे कुर्बान करता है। आज वो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। मेरे लिए बहुत ये एक प्रेरणा की स्रोत थे वो लोग। एक एक करके एक एक सैनिक ने अपने प्राणों का बलिदान इस राष्ट्र के लिए दे दिया। तो उसी घमासान और गुत्थम गुत्था की लड़ाई के दौरान मैं भी जख्मी हो गया। तो उनके कमांडर्स ने बोला कि इनको देखो कि जिंदा तो कोई नहीं बचा है। 40-45 जो उनके 35-40 जो आए थे, उनमें से भी हमने 20-25 को मार दिया था। जी बाकी उनके एक 8-10 मीटर के उस इलाके में लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, डेड बॉडी ही डेड बॉडी थी। जी तो उनके बचे हुए लोगों ने जो है हमारे जवानों के मृतक शरीर के अंदर दोबारा से गोलियां मारनी शुरू करी। तो 3 हम एक जगह थे, 4 एक जगह पे। तो जिस तरह से वो हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागते थे, तो मैं देख रहा था कि डेड बॉडी ऐसे उछलती थी। तो उसने मुझे रोटेशन से दोबारा से गोलियां मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। तो मैं देख रहा हूँ कि शरीर से धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा, क्योंकि अभी उन 6 जवानों के कर्तव्य और दायित्व का भार अभी मेरे कंधों पर था कि जब तक इस शरीर में सांस है तब तक इस सरजमी को दुश्मनों के हाथ नहीं जाने दूंगा और लड़ता रहूंगा। उस दर्द को पीता रहा, पड़ा रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जीवित नहीं है। बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी, पत्थर मारे, सब कुछ सहता रहा। फिर उन्होंने बोला कि इनको रिचेक करो कि इनमें से इनके वेपन उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला करो। जब नीचे वाले पोस्ट के ऊपर हमला करने का मैंने आवाज़ सुनी, उनका प्लान को सुना, तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम शहीद हो जाएगी। जी सर। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा। क्योंकि जो आत्मिक लगाव होता है, आत्मिक प्रेम होता है, हम सैनिकों के बीच ही होता है।
हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, अपने साथी के बारे में सोचते, अपने राष्ट्र के बारे में सोचते। तो और ये भी सत्य है कि अगर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ आप जिस भी भगवान देवता को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, तो परमात्मा जरूर साथ देता है, क्योंकि कोई न कोई एक शक्ति तो है जो इस पूरे संसार को चलाती है। जी। मैंने बस वही अरदास करी कि मुझे इतने जिंदा रखना कि मैं साथियों तक सूचना दूं। तो और एक प्रार्थना भी करता रहा कि मुझे मेरे शरीर से प्राण निकलने से पहले मैं लक्ष्य पर तिरंगा फहरा लूं। और हे परमात्मा, अगर मेरे गले के अंदर उच्चारण की शक्ति अगर बचे तो आखिरी शब्द वंदे मातरम निकलना चाहिए। सोचता रहा कि खून बहे तो बहे, सांस चले न चले, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए, मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। उन्होंने फिर आकर के गोलियां मारी, फिर भी बाजू में, पैर में गोली मारी। लास्ट में उसने जब सीने की तरफ राइफल करी तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन उससे पहले एक विश्वास था कि अगर इसने सर और सीने में, मन में आया योगेंद्र अभी तक नहीं मिला तो मरेगा नहीं। फिर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने ग्रेनेड निकाला, उसकी पेन निकाल करके जो हमारे हथियार उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था उसके ऊपर ऐसे ग्रेनेड फेंका। कहते हैं कि जब आपकी शक्ति, शारीरिक शक्ति जब खत्म होने लगे, लेकिन आपकी निष्ठा और आस्था अगर बनी रहती है तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। जी। तो जब ग्रेनेड फेंका तो उस सैनिक, जो पाकिस्तान का सैनिक थे, उसकी कोट का हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। उसको लगा कि कुछ गिरा है, उसने देखा, ऐसे टटोलने की कोशिश करी, जब तक ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिरा। जी। सर, इस माध्यम से मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ सारे वीर सैनिकों को, और मैं सर को सल्यूट करना चाहता हूँ आज। सर आई थैंक यू सो मच। और सर प्लीज सर, एक्चुअली हमारे यूथ के बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपसे, क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे, जब हमने बताया कि हम आपसे मिलने जा रहे हैं तो हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आए। सब आपको आपको एक आइडल मानते हैं। सर, आपने किस माना था? मैं क्योंकि हिस्ट्री का इंटरेस्टेड स्टूडेंट था उस समय। जी सर। मेरे लिए ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो हैं, उन्हीं को मैं एक रोल मॉडल मानता था। और सबसे बड़ा रोल मॉडल एक बच्चे का उसका पिता होता है, उसकी माँ। तो पिता क्योंकि एक्स सर्विस मैन थे, उन्होंने भी 65 और 71 के युद्ध लड़े हुए थे, तो उनको भी मैं रोल मॉडल मानता हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जी। लेकिन आपकी मदर नहीं चाहती थी आप आर्मी में जाएं? हाँ, माँ, क्योंकि बड़ा बेटा उनका चला गया था, तो छोटे बेटे को बोला आप नज़दीक रहेंगे तो पुलिस में चले जाना। वो करने, मैंने तो सपने देखे फौज में जाना। जी। तो मैं वहाँ से बड़ा उनको लड़ करके भी प्यार से फिर मुझे जाना ही है। और उनको ये भी मालूम था कि अगर ये चला गया भर्ती होने के लिए तो एक ही बार में सिलेक्शन भी। जी। ये इतना उनको कॉन्फिडेंस जो कि हुआ। जो भी जी। हार्ड होता है, एक्टर्स होता है, लंबा चलता है, उसका लाइफ बहुत लंबी होती है। जी। तो जो कांटों भरी लाइफ में आप चलने की चेष्टा करेंगे, आपकी लाइफ बड़ी, लाइफ को आप समझते हैं कि हमने 100 साल का जीवन जी लिया, 100 साल की उम्र हमने पाई, वो लाइफ मेरे कर्म। अगर मैं 12 साल बाद में 41 साल का हूँ, आज खत्म हो जाऊँ, मैंने जो कर्म किए हैं उनसे मैं 1000 साल तक। 39 ईयर्स में थे स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने 39 साल की उम्र उनको मिली, और 39 साल के अंदर वो इस धरती को छोड़ करके चले गए, लेकिन अपने कर्मों से
वो चिन्ह बना करके चले गए, एक वो नया आगाज करके गए। उनके कर्मों की आज भी वो ऊर्जा जी आज हर दुनिया के हर व्यक्ति के दिल के अंदर आज भी है। जी तो हम लाइफ को कर्म प्रधान बना करके जिए, और जितने आप कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, कर्म तो हम सभी करते हैं, जी लेकिन ऐसे कर्म जिससे दूसरों का भला हो, जी धरती के लोगों का उत्थान और नए राष्ट्र का निर्माण हो। ईमान। तो ऐसे कार्यों को अगर हम करेंगे, ऐसे कर्मों को करेंगे, तो आप बहुत लंबी लाइफ को जिएंगे। जी सर लेकिन अब एक मतलब मुझे बात नहीं समझ में आती है कि जैसे आज की डेट में आप देखते होंगे मैदान सारे खाली पड़े रहते हैं, बच्चे प्ले स्टेशन पे लगे हुए हैं, गेम्स में लगे हुए हैं। मतलब एक सर्वे हुआ था जिसमें हमारी आधी यूथ अनफिट है। आप उनको देखेंगे तो वो मोटापे के शिकार हैं, उनके पास मोबाइल है। तो सर आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कैसी यूथ को? बिल्कुल, देखिए, अगर हम ये यूथ राष्ट्र की शक्ति है, ताकत है, ऊर्जा है, अगर हम सब मिलकर के इस तरह से अपनी ऊर्जा को अगर वेस्ट करेंगे, अपनी ताकत को कमजोर करेंगे, तो राष्ट्र को कमजोर हो ही जाएगा। तो आप जो टेक्नोलॉजी आपको दी गई है, आपके कार्य को की सहूलियत के लिए दी गई है कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को कर सकें, बेहतर कर सकें। जी तो इस टेक्नोलॉजी का उतना ही उपयोग करें कि जितना आप अपने काम को और ज़्यादा बेहतर इनोवेट कर सकें। इससे ज़्यादा आपने जो है इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और देखिए, सुबह का जो वक्त होता है ब्रह्ममुहूर्त, जी मैं देखा भी है कि आज का जो हमारी जो जीवन शैली ऐसा होती हुई चली जा रही है कि रात को हम 1 बजे तक जग रहे हैं, सुबह 9, 10, 11 बजे तक सो रहे हैं। जी अरे जीवन चक्र को आप बदलना चाहते हो, आप नहीं बदल पाओगे। हमारा जो सही समय होता है वो, जब अगर आज हमारा सूर्यास्त का समय अभी 6 बजे है, जी लगभग 7 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, 9 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए, और सुबह 4 बजे उठना चाहिए। जब सुबह आप 4 बजे उठोगे तो आपकी चेतना, आपका मन एक नया ऊर्जा आपको देगा। आप उस समय पे कसरत करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, पढ़ेंगे, एवरीथिंग, जो भी चीज आप करेंगे उसमें आप 110% सक्सेस हो, और वो सब कुछ आपको जो है मिलेगा, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। वो सुबह की जो ऊर्जा है, सुबह की जो ताकत है, वो ऐसी ताकत होती है कि हमें बहुत ज्यादा सशक्त बनाती है। तो मैं आह्वान करता हूँ कि आप सुबह योग करें, योग करोगे तो निरोगी। सर लेकिन आपको नहीं लगता जैसे 28 देश हैं इस पूरी दुनिया में जिन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि जितना भी हमारा बड़े चलो, दिल में जिगर, आंख में ज्वाला भी चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, उबाल चाहिए। बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो, बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो। हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, पूर्वजों ने भी उनके 18 साल से 25-27 साल के जितना भी यूथ होगा उनको कंपलसरी ट्रेनिंग लेनी है। क्या आपको लगता है कि हमारे इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं देखिए, इससे आप लोगों के माध्यम से गुजारिश करता हूँ और माता पिताओं को भी ये कहता हूँ कि जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, जिस स्कूल में है, जी मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्कूलों में नहीं है, जी और होती भी है तो हम अपने बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। क्यों? पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए, नंबर कम, जी क्योंकि हमने माँ बाप ने ही बच्चों की जिंदगी को नंबर से जोड़ दिया है जी कि इसके नंबर अच्छे होंगे तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, जानकार है।
नंबर कभी मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं कि आपके बच्चे ने सीखे क्या है, आपके अंदर संस्कार क्या जी है, आपके अंदर किस चीज़ के भाव पैदा हो रहे हैं। जी हैं? तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जो है आप नंबरों से के पीछे अपने बच्चों को मत दौड़ाइए और न खुद दौड़ाइए। जी आप उसको एक अच्छा इंसान बनाने की चेष्टा कीजिए। अगर आपने एक अच्छा इंसान उसको बनाने की चेष्टा करी तो एक अच्छा नागरिक बनेगा, और जब अच्छे नागरिक होंगे तो अपने आप अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। हो सकता है। सर एक कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जैसे गे लेस्बियन, सर इनका एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का इनका एक कमेंट आया था हमारे पास। इनका क्वेश्चन था कि अगर हम स्किल में सक्षम हैं, अगर हम ताकत में सक्षम हैं, तो क्यों इंडियन आर्मी हमें रिक्रूट नहीं करती है, जबकि हम भी देश को उतना ही प्यार और मोहब्बत करते हैं जितना बाकी सारे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग करते हैं। तो सर ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो संविधान बना था और जो सेना के जो है जो दस्तावेज हैं, जो कानून हैं पुराने, जी सर, अंग्रेजों के टाइम के चले हुए आ रही वो कानून हैं। कानूनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से आज हम चलते हुए आ रहे हैं। और फौज में एक चीज़ होती है कि हम पहली चीज़ों को देखते हैं जी क्योंकि अगर सेना के सैन्य इतिहास को हम देखते हैं, आज हम सिर्फ कब से देख रहे हैं 1947 से 1947 कि हमारी सेना जी हमारी सेना 1947 की नहीं है। जी सेना का इतिहास हजारों साल पुराना है। पहली राजाओं की राजा सेना, महाराजा उसकी तरफ से। राजा महाराजाओं की सेना थी, उनके राज्य की सुरक्षा के लिए बनाई। अब जब ये लोकतंत्र हुआ तो ये राष्ट्र की सेना, जी तो उन्होंने देखा कि किस तरह से हम उस इतिहास को पढ़ करके रिसर्च करके उसमें गूढ़ता से उनकी कमियों को अच्छाइयों को जानने की कोशिश करी होगी, तब शायद जाकर के ये ऐसे कानून बने। और ये ट्रांसजेंडर्स जो है ये भी परमात्मा की एक की ही देन है। एक वो भी एक जीव है इस धरती के ऊपर है, उनको भी अपने दायित्व और कर्तव्य का पूरा हक है, वो भी अपने एक राष्ट्र के लिए योगदान दे सकते जी और देना भी चाहिए। जी लेकिन ये कानून नहीं है, इस कानूनों को बनने की जरूरत है, जी बनना भी चाहिए। जी तो मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि जो इस धरती पर जिस जीव में भी पैदा हुआ है जी ना, वो अगर उसके मन वो उस धरती को कुछ देना चाहता है तो हम तो इंसान हैं, हमने ही तो कानून बनाए, हमें जो है उन चीजों को रोकना ही नहीं चाहिए। तो मुझे खुशी है कि एक इतनी हाई रैंक ऑफिशियल एक आपने जिंदगी में इतना कुछ करा है, आप ये बात कह रहे हैं कि आप समर्थन करते हैं इस बात का, क्योंकि सर वो एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको आज तक टच नहीं करा गया है। हाँ। और अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में तो वो बहुत लॉयल रहते थे राजाओं के, रानियों के, तो वो चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, लेकिन वो कर नहीं पाते, उनके हाथ हमेशा बंधे रहते हैं। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आप उनके हित में सोचते हैं और ऐसे महाभारत में नहीं था जी महाभारत में भी तो थे जी हाँ? बिल्कुल सर। महाभारत में से हाँ? जी जिनके माध्यम से भीष्म की जो है भीष्म को मर गया हाँ? जी अगर उनकी ताकत देखो, अगर उस समय जो अर्जुन उनको जो है सारथी बना करके नहीं लाते तो 10वें दिन मरना, ये पितामह भीष्म मरते नहीं। जी हाँ? जी तो देखिए एक वो उस समय भी योद्धा थे, तो आज क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल क्योंकि लड़ने का गुण उनके अंदर भी है। जी ठीक है, जब वो सांस लेते हैं, हम भी तो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, वो भी सांस ले रहे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खा रहे जी हैं, है ना? जी ठीक है, दो हाथ हमारे लिए, दो हाथ उनके लिए, जी आंखें उनके लिए, जुबान उनके लिए, बाहुबल उनका भी, तो फिर इसमें क्यों? सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि आपकी सोच इतनी अच्छी है, ये पूरा यूथ बहुत इंस्पायर हुआ इस सोच से। एंड सर एक कुछ फन सवाल पूछते हैं आपसे। सर आपको आप पे तो मूवी एलओसी कारगिल जब आई थी, मनोज बाजपेयी ने आपका रोल किया था, तो सर आपको कैसा लगा था वो मूवी देख के? नहीं, अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। और उन्होंने जो है रियलिटी को बहुत नज़दीक तक लाने की चेष्टा करी।
जी वो तो नहीं आएगी, है ना? जी, वो तो नहीं ठीक है, आता लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने जो है मनोज वाजपेयी ने उस रोल को अदा करने की कोशिश की। जी। सर आपके फेवरेट हीरोइन कौन सी है? ये सनी देओल। मेरा ये 2.5 किलो का हाथ था, उठता नहीं, उठ जाता। अच्छा, हाँ तो सर आपका फेवरेट गाने वाने सुनते हैं सर आप फ्री टाइम में? हाँ, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से हूँ, है ना, हाँ जी। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जी ठीक है ना, ये हरियाणा में ना उत्तर प्रदेश में, जी हाँ। जी उधर उत्तर प्रदेश के जो मध्य उत्तर प्रदेश में जाओगे तो उनके अलग अलग भाषाएं हैं, जी हमारा अलग कल्चर। इधर हम हरियाणा से टच हैं, तो यहाँ का तो रागनियाँ बड़े सुनते हैं। अच्छा अच्छा तो रागनियों के शौकीन हैं। कुछ हिंदी फिल्में भी जो है जैसे तिरंगा मूवी हुआ, उसका गाना था ये शान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। सर दो लाइनें तो गा सकते हैं सर आप। हाँ, नहीं ये था। और एक जब फौज में गए तो उसके बाद, क्योंकि उस समय मोबाइल में जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि ये आंख सीधा मस्तिष्क से टकराता है हाँ ना, जी ठीक है, दिल तक नहीं पहुंचती थी। जी हाँ? चिट्ठियां होती थी, उसको आंखों से दिल तक जाती थी, उसकी जो भाव थे, ठीक है। तो ये गाना उस समय वो बड़ा वो था ना, चिट्ठी आई है आई, हाँ जी बड़े दिनों के बाद। पंकज उदास ने गाया था। बहुत इसको जो है गुनगुनाते थे, और उसी गुनगुनाहट के अंदर ही जो है उस जीवन को जिया। देखिए मैं आप सबसे ये कहूँगा, देखिए 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का जीवन मिला है, जी इसको जी लो, जी इसमें पाने की चेष्टा मत करो यार, आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आपने उसको जीना शुरू कर। जी क्योंकि जीना होता है आत्मसमर्पण से। जी जब जिस टाइम आप आत्मसमर्पण करोगे उसी टाइम आपको जीना आ जाएगा, है ना। अच्छा। मीरा ने किया था कृष्ण के लिए, तो वो जी और नाम अमर हो गया। नाम अमर। जी तो हम जीवन को जी नहीं रहे। मैं आप सबसे यही है मेरा कि जियो, इसमें भाग दौड़ नहीं, अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है भाई सारे भक्त वो बन जाओ, बाबा बन जाओ, हाँ? जी आप जो पढ़ रहे हो उस पढ़ने के हिसाब से मत पढ़ो, जो कर रहे हो उसको करने के हिसाब, काम के हिसाब से मत करो कि यार ये मेरा काम, ये मुझे काम दिया। उस काम में जियो। जी जब आप जियोगे जिस चीज में भी, तो आपकी जो आत्मिक जो ताकत है, जो ऊर्जा है, तो उसमें लग जाएगी। और आपको जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं आता था, उस चीज में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ चुकी है। और जब ऊर्जाएं जुड़ जाती हैं, एक नया प्रकाश। ओके सर, आप वोट डालते हैं? बिल्कुल वोट डालते हैं। सर कौन सी पार्टी को आपने लास्ट टाइम वोट डाला था? बीजेपी को डाला। बीजेपी। हाँ। सर आपको क्या लगता है कि बीजेपी के नेतृत्व में या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में आर्मी का विकास सबसे ज्यादा किस नेतृत्व में? देखिए सरकार कभी बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, कुछ भी होगी, तो आर्मी का विकास आर्मी करती है। अच्छा ठीक है, जी। कोई पार्टी से आर्मी का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये पार्टियों से, पार्टियों की आर्मी नहीं है, जी ये आर्मी राष्ट्र की है। जी हाँ, क्योंकि सेना के अंदर जो वास्तविक भारत की संस्कृति और सभ्यताएं हैं, कल्चर्स हैं, वो फौज के अंदर ही देखने को मिलता जी। है। न वहाँ धर्म है, न जाति है, न क्षेत्र है, वहाँ सिर्फ एक सेना है। लेकिन सर अक्सर देखा गया है कि पार्टियां क्या करती हैं, जितनी पार्टियां होती हैं, एक बजट तय होता है, डिफेंस बजट, और उसमें इतने सालों में देखा गया है कि एक्यूट शॉर्टेजेस होती है फंड्स की आर्मी के अंदर। आपके वेपन्स बहुत सारे जो कि अपग्रेड नहीं हुए हैं, इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी सोल्जर्स, तो उनकी बहुत बार पे टाइम पे नहीं होती है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ऐसा नहीं है कि जो उसकी पे टाइम पे नहीं, पेमेंट टाइम पे होती है। सेना की पेमेंट कभी जो डिले आज तक हुई नहीं। मैं 25 साल सेना में नौकरी किया है, तो कुछ फेक न्यूज चलती हैं, है ना, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। और जो एक सैनिक को जो हथियार, जो अग्निशन, जो उसको इक्विपमेंट दिया जाता है,
उस सैनिक को उस हथियार इक्विपमेंट को चलाने में महारत हासिल होनी चाहिए, है ना। हाँ, जरूरी है कि नए जो ये औद्योगिक इसमें युग के अंदर नए नए प्रकार के नए नए हथियार साजो सामान दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं। उनसे क्या हो रहा है, उनसे काम को जल्दी करने की जो है वो सफल हो पा रहे हैं, लेकिन जीत नहीं आती। कोई भी युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि उस जवान की मानसिक ताकत से जीता जा सकता है। और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी चीज है कि हिंदुस्तान का सैनिक मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए सक्षम है। और वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के विश्वास और भरोसे पर आज तक खरा उतरता है, आज भी खरा उतर रहा है और आगे भी उतरेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई छल कपट है ही। वो निस्वार्थ जीता है, देश के लिए जीता है और अपने कर्म में जीता है। लोग बोलते हैं, बोला भाई बड़े वाले आपके पास अच्छे हथियार होते तो आप जल्दी से, भाई हथियार से हमारे सैनिक के पास आपने, ठीक है आप आए हैं, आपको एक नया टेक्नोलॉजी का वेपन दे दिया जो चलो दूसरे देश अभी नया जनरेट किया है, आपके अंदर चलाने की सामर्थ्य नहीं, आपके अंदर धैर्य नहीं, आपके अंदर साहस नहीं, आपके अंदर निडरता है, निडरता नहीं, डर आपके अंदर है बैठा हुआ। आपके पास गोली उधर से शुरू हुई, बम्बारमेंट उधर से शुरू हुआ, उधर से 1000 आदमी आपके ऊपर टूट पड़े, अब तो हथियार छोड़ करके पहुंचे, उस हथियार का क्या फायदा। अरे हमें उस जवान को मजबूत बनाना है। अगर उसके पास हथियार नहीं है, हथियार जैसा कुछ भी है, चाहे एक बैनट है, चाकू है, छुरा, उसके बावजूद हमें इतनी सामर्थ्य कि जो भी उससे है दुश्मन का खात्मा उसी से करे। नहीं सर, हमारे सैनिक तो वीर हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो करप्शन के शिकार होते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर हमारे वीरों के हाथ में एक अपग्रेडेड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स आ जाएं तो हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल जो है होना चाहिए, और हर राष्ट्र को जो है दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है जी। तो एक नई जनरेशन के नई जो है टेक्नोलॉजी के वेपन्स उनके पास होने चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी उस जो सामने वाले दुश्मन के हथियारों का मुकाबला करके और अपने आप को और ज़्यादा सक्षम कर सके, होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, अभी करना चाहिए कि वो भाई ने ये किया, लेकिन क्या है कि आज ये मानव की प्रवृत्ति हो गई, ये नेताओं की भी गलती नहीं, प्रवृत्ति हो गई कि उनको स्वार्थ बहुत आ गया, कुर्सी मिली है, औहदा मिल गया है, वो पैसे के पीछे जो है बहुत सारे लोग भागते हैं। पैसा नहीं, पैसा आपका जीवन नहीं है, पैसा होना चाहिए आपका जीवन कि मैं जुनून के साथ ये काम कर रहा हूँ, इससे ये चीज हो। जिस दिन लोगों के दिल और दिमाग में पैसा घुस जाएगा, हमारे जो अगर सच्चे नेता थे तो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके अंदर पैशन था, पैसे के लिए। तो जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे लीडर हुए, इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई सर, जैसे इजराइल है, इजराइल सबसे ज्यादा फोकस करता है कि उसका आर्मी, उसका जितना भी डिफेंस सिस्टम है वो सबसे ज्यादा एडवांस रहे। तो सर मुझे लगता है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये जो इंटरनल करप्शन है हमारे देश में, सर अगर ये खत्म हो जाती हैं या कोई एक ऐसा सिस्टम बनता है, क्योंकि सर हमारे लिए देश में क्या होता है ना, सैनिक और किसान सबसे एंड में खड़ा होता है, बाकी सारे मुद्दे सबसे पहले होते हैं, लेकिन सैनिक और किसान सबसे एंड में। आपने किसानों का तो हाल देखा ही है, हाल ही में क्या हुआ है। तो सर आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या पुख्ता बदलाव होने चाहिए कि सैनिक के अंदर मनोबल पूरा है, उसको लड़ने का पूरा जोश है, लेकिन हथियार ही नहीं है, वो हार जाएगा सामने वाले के सामने?
मारेगा तो नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के अंदर 70% किसान जी खेती बड़ी होती है, उस पर उसकी आजीविका खेती से है। जी और उन्हीं किसानों के बेटे जवान हैं। जी वो उस किसान अपनी जमीन को जोत करके देश के लिए अन्न उगाता है और उसी का बेटा सीमा पर खड़े होकर के रक्षा कर राष्ट्र की रक्षा। जी तो जब बहुत गहरे चिंतन में मैं भी कभी सोचता हूँ, तो हम 3 वर्ग को पाते हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। एक हमारा है वो मजदूर वर्ग, एक सुरक्षा है, एक राज है। जी राज तो एक जो मजदूर वर्ग में हमारे किसान हैं, मजदूर जवान हैं, ये सब आते हैं। तो जो व्यापार कर रहे हैं लोग, व्यापारिक वर्ग है, राज जो राजा की हड्डियों पे ये शासन कर रहे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको विचार करना पड़ेगा कि आप अपने राज्य को अगर सही प्रकार से सुरक्षित और विकसित अगर करना चाहते हैं, ये 2 ही वर्ग हैं। इनको जब तक आप ज़्यादा तवज्जो दे करके उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आपका राज्य नहीं सुरक्षित और आप भी सुरक्षित। इन दोनों वर्गों के बारे में सोचने की बहुत बड़ी जो है अभी सोच होनी चाहिए कि इनको ऊपर उठाना चाहिए। क्योंकि अभी किसान वो बेचारे हैं पूरा दिन पूरी रात बरसात में जाड़े में धूप में खेत में लगा रहता है, अपने आप को मिट्टी बना लेता है और तब जाकर के वो कितना निस्वार्थ था उसके अंदर भरी हुई। अगर उसने जो अन्न उगाया है उस अन्न को वो बेचे नहीं, जी अन्न कहाँ से कितने दिन खरीद, उसमें भी उसको MSP नहीं मिलती है सरकार से। तो वो निस्वार्थ था उसके अंदर कि उसको घर में संचित नहीं करता, वो कम उगाने की सोचता नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा अन्न उगाने की चेष्टा करता है। इसलिए नहीं कि ज्यादा अन्न होगा तो हमारा धन धान्य से जो है घर भर जाएगा, ज्यादा मैं अनाज को बेच दूंगा, नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अन्न पहुंचना चाहिए, उनकी भूख, पेट की भूख मिटनी चाहिए। तो वो इस सोच के साथ में उसको कमाता है। कहते हैं कि बोला भाई जो है हमने इतना उसका पैसा दे दिया, इतना जो है रुपए क्विंटल में हमने उसका खरीद लिया किसान, आप उसके पसीने की एक बूंद नहीं खरीद पाओगे। अभी हमारे जो जवान है, ये जवान सीमा पर लड़ते लड़ते अपने लहू का हर कतरा बहा देता है। लोग कहते हैं कि हमने जो ना उसको इतना पैसा दे दिया, तुम आप एक लहू की कीमत दे सकते हो? कोई नहीं दे सकता। जिस दिन लहू की कीमत को समझ गए आप उससे पैसे से ठीक है, क्योंकि हमारा नजरिया अलग हो रहा है। सबसे बड़े हीरो हैं हमारे लोग, जो हमें एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि हम अपने तरीके से बिना डरे बिना संकोच किए हुए इस तरह से घूम रहे फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। उसके लिए कुछ नहीं। इसको ये कहा भी है, हमारे महापुरुषों ने भी बोला है कि जिस धरती पर वीरों का और नारी का सम्मान नहीं होगा वो धरती बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है, हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, और जब तक सोच नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदल जाएगा। सर सर इंडिया टुडे के एक सर्वे के हिसाब से 2014 से 2021 तक 788 सोल्जर्स ने सुसाइड करा, जिसमें 500 से अधिक इंडियन आर्मी के हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे एयरफोर्स के लोग हैं, सोल्जर्स हैं। सर मुझे लगता है एक फौजी बाहर तो लड़ाई लड़ता ही है, वो फौजी अपने अंदर भी एक लड़ाई लड़ता है।
मतलब क्योंकि एक फौजी को घर भी संभालना होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती है ज़िंदगी में, मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं। सर आपको क्या लगता है कि ये इतने बढ़ते हुए सुसाइड का क्या कारण है? हाँ देखिए, सुसाइड वही व्यक्ति करता है, मैं अपने उस विचारों से बता रहा हूँ, जिसके अंदर धैर्य ना हो, जिसके अंदर किसी भी विपदा की सहन करने की क्षमता न हो। हम शारीरिक रूप से तो बलिष्ठ हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम कमजोर, और वो कमजोरी जो बढ़ती जा रही है, वो आत्मिक जो मजबूती आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम जो हमारा आत्मबल है वो बढ़ता कैसे है। बढ़ता है कि जब हम घर के अंदर, जब हम बचपन को जीते हैं, देखते हैं, करते हैं, एक ये जो योग है, साधना है, भक्ति है, संस्कार है, संस्कृति है, जब इसमें हम मिलते नहीं हैं, इसमें रमते नहीं हैं, तो शायद हम कहीं कमजोर होते चले जाते हैं। पहले समस्याएं ऐसा नहीं थी कि कम पहले भी समस्याएं हुआ करती हैं, आज भी समस्याएं, और क्योंकि पहले हमें सिर्फ किस चीज का था कि यार मैं आज मेरे को 2 रोटियां मिली हैं, मैं संतुष्ट हूँ, कल 2 खाना। आज लालसा भर गई है, आज हम आवश्यकता के ऊपर नहीं जीते हैं, आज हम चाहत के ऊपर जीते हैं। मुझे यार पीने के लिए गिलास चाहिए, पानी चाहिए, भाई पानी पीने के लिए गिलास चाहिए। गिलास वो स्टील का भी हो सकता है, बोरोसिल का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है। अब मेरी चाहत में बढ़ती जाए, और चाहत को आप सामर्थ्य से ज्यादा बढ़ाओगे, क्या होगा? घुटन होगी ना। घुटन तो हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। अब मुझे यार गिलास की जरूरत है, मैं तो कांच का ले लिया, 20 रुपए का अपना पी रहा हूँ पानी, दिक्कत क्या है? अब मुझे दूसरों को देख करके चलने की जरूरत नहीं है, हम दूसरों को देख करके अपनी चाहत को पैदा करते हैं, और उस चाहत को पाने के लिए हम अपने व्यवहारिक रूप को दर्शाना शुरू करते हैं। तो हमारे अंदर क्या आता है? हमारे अंदर फिर तनाव पैदा होता है, ठीक है, वो स्ट्रेस पैदा कर देता है, और स्ट्रेस में धीरे 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 वो बढ़ता हुआ चला जाता है। जब किसी चीज के आप वशीभूत हो जाते हो, वो चीज आपके ऊपर। लेकिन सर क्या इसी तरह से वो कमजोर होता है, चाहे वो कुछ वो वर्दीधारी भी हो, चाहे बिना वर्दीधारी भी हो, क्योंकि वो एक चीज से कमजोर, ठीक है। और किसी भी ये चीज चाहे समाज के अंदर भी, सिविल के अंदर भी, आज पढ़े लिखे, देखो एक IAS ऑफिसर नहीं था अभी 4 साल पहले, उसने जो ट्रेन के आगे गाजियाबाद में जो शायद कर लिया, वो तो पढ़ा लिखा था, IAS ऑफिसर था, 14वां रैंक था पूरे ऑल इंडिया लेवल के अंदर। हमारा तो सैनिक जो है कितने लेवल का बेचारे, उसका IQ लेवल नहीं था। तो वो मानसिकताएं जो उसकी जो परेशानियां, उसको मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। और ये क्योंकि जो समाज का और दुनिया का जो इन्वायरमेंट है वो भौतिकवादी होता जा रहा है, और तो क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसका भी परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, बहन है, सबकी एक अपेक्षाएं बढ़ती हुई चली है, और सभी अपेक्षाओं को वो पूरा नहीं करता, अपने आप को कहीं लुटा हुआ कमजोर महसूस करता है। तो जिसने इस व्यक्ति ने अपने आप को कमजोर महसूस कर लिया, तो कैसे जी? So guys, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर रोज जितनी एक्सरसाइज करते हैं, शायद आप अपनी लाइफ टाइम में उतनी नहीं करते होंगे, तो सर ने हमें एक चैलेंज दिया है, दैट इज द पुशअप चैलेंज। तो लेट्स ट्राई, लेट्स डू इट। So, 1 2 3 चलो।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इससे हमारी यूथ को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी सर कि आप एक वॉर हीरो हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एंड मैं मतलब आपके एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन आपने हमें अपना समय दिया सर। आपने हमारी पूरी यूथ को इतना इंस्पायर करा। एंड आपकी सोच मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी वाइड है, क्योंकि जिस तरीके से आपने ट्रांसजेंडर के टॉपिक पे आपने अपनी सोच को दर्शाया, तो इससे ये पूरा प्रतीत होता है कि आप एक बहुत ओपन माइंडेड पर्सन हैं एंड यूथ के बारे में काफ़ी सोचते हैं एंड आपकी सोच काफ़ी पॉजिटिव है। सो इससे हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये थे भारत के वो वीर जिन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी आन बान शान से देश को वो उपलब्धियां दिलाईं जिसके लिए हम सब बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं। आज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज द वॉचमैन न्यूज़ आपको इस स्पेशल सेगमेंट से इसलिए रूबरू कराया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब जो हम देश की युवा पीढ़ी हैं, हम सब जो कि देश के यूथ हैं, हम सबको देश के बारे में बहुत ही संगीन तरीक़ों से सोचना पड़ेगा। हमें अपनी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उन सबको साइड रख के हमें अपनी माँ भारती के लिए सोचना होगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, आपका दोस्त देव। बड़े चलो, दिल में जिगर, आंख में ज्वाला भी चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, उबाल चाहिए। बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो, बड़े चलो, दिल में जिगर, आंख में ज्वाला भी चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, उबाल चाहिए। बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो, बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो। हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, निज पूर्वजों